हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने श्रीलंका के हालात के बारे में सुना और देखा ही होगा कि कैसे एक देश जो पहले ठीक स्थिति में था, अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। खाने के सामान बहुत महंगे हो गए हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम कराने के लिए उनके पास कागज़ भी नहीं बचा है। इसी तरह के हालात नेपाल में भी बढ़ रहे हैं और बहुत सारे अफ्रीकी देश इस हालात से गुजर चुके हैं और कुछ इससे गुजर रहे हैं। अगर आप सबके इस सिचुएशन को ध्यान से देखें तो सब में दो चीज़ें समान हैं। पहला है कर्ज और दूसरा है चीन। क्योंकि सभी देश जो कर्ज लेकर इस हालत में फंसे हैं, उन सबको कर्ज देने वाला एक ही देश है, वो है चीन, जिसे वे कभी वापस नहीं कर पाए और फिर कर्ज पर कर्ज होता चला गया और अंत में ये हुआ कि वो एक कर्ज के जाल में फंसते चले गए, जिसे डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं। ये चीन की एक पॉलिसी है जिसमें वो देशों को फंसाता है और फंसने के बाद उनसे अपने मन मुताबिक काम करवाता है। तो आज हम चीन के इसी डेब्ट ट्रैप या कर्ज जाल को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर कर्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन कौन से देश कर्ज लेते हैं। तो कर्ज हर देश लेता है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, चीन हो या रूस, सब कर्ज लेकर अपना विकास करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, कंपनी और शहरों का विकास करते हैं। पूरी दुनिया में कर्ज की बात करें तो कर्ज देने के लिए मुख्यतः तीन संस्थाएं हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और तीसरा है OECD। ये तीनों संस्थाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं। पूरे विश्व पर कर्ज की बात करें तो वर्तमान में $226 ट्रिलियन का कर्ज है, जिसमें अकेले 6% का कर्ज चीन ने दे रखा है। पहले कर्ज देने में G7 देश सबसे आगे थे, लेकिन वर्तमान में IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD के बाद चीन चौथे नंबर पर आता है। आप लोग तो ये समझ रहे होंगे कि चीन गरीब देशों को कर्ज देता है जिससे वो अपना विकास करते हैं, लेकिन इसमें बुरा क्या है। लेकिन ऐसा है नहीं। चीन सिर्फ उन प्रोजेक्ट में ही लोन देता है जिससे आगे चलकर वो उसको अपने लाभ के लिए उपयोग कर सके, जैसे एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, माइंस, रोड, ब्रिज, इन सब प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है जिससे वो बाद में लाभ उठा सके। इन प्रोजेक्ट पर चीन गरीब देशों को बेहिसाब पैसा देता है जिससे वे वापस नहीं कर पाते और चीन फिर उनके रिसोर्स पर अपना कब्जा जमा लेता है और अपने देश के लिए या अन्य किसी काम के लिए उपयोग करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि चीन के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो आपको बता दें कि हर देश के पास अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। भारत का सेंट्रल बैंक RBI है, आप जानते ही हैं। उसी प्रकार चीन का भी एक सेंट्रल बैंक, और सभी देश अपने सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, उसके बदले में एक बॉन्ड जारी करते हैं। जिन देशों में डेमोक्रेसी या पारदर्शिता है वो देश ऐसा करते हैं। चीन ने भी उसी तरह किया और अपने सेंट्रल बैंक से अपने GDP का 3 गुना अधिक लोन लिया और उससे अपना विकास किया, अपने शहरों का विकास किया, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया और उसके बाद जो पैसा बचा उससे उसने उन देशों को लोन देना शुरू किया जिन्हें लोन की ज़रूरत थी। यहीं से शुरू होती है डेब्ट ट्रैप की असली कहानी। मार्च 2020 में 24 लोगों ने मिलकर 100 देशों पर रिसर्च किया जिसको चीन ने कर्ज दे रखा था। तो इसमें यह पाया गया कि ज़्यादातर जो पॉलिसी है वो हिडन है या छुपाई गई हैं। उनमें जो बातें लिखी हैं उनको जाहिर नहीं किया गया है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। जर्मनी के कील यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इसका एक फुल रिसर्च किया और लोगों के सामने उसकी बातों को रखा। चीन की जो कर्ज देने की नीति है उसमें सिर्फ उसी की चलती है, उसके कुछ नियम हैं। अगर नियम की बात करें तो पहला है कि कर्ज देने के लिए उनको एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो बैंक चीन डिसाइड करेगा। दूसरा, चीन जब चाहे इस एग्रीमेंट को समाप्त कर सकता है। तीसरा, वो जब चाहे अपना पैसा मांग सकता है। चौथा, उस देश को उस अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रखना ही होगा। पांचवा, दोनों देशों के बीच हुए समझौते को किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि उस देश के टैक्स पेयर को भी उस पॉलिसी के बारे में बताना मना होता है। छठवां, जो भी प्रोजेक्ट पर लोन चीन देगा उस प्रोजेक्ट का काम कोई चीनी कंपनी ही करेगी। इसका लाभ ये हुआ कि लोन चीन का, कंपनी चीन की, मजदूर चीन के, तो दिया लोन घूम फिर कर चीन में वापस आ गया और लोन के ब्याज से जो प्रॉफिट हुआ वो अलग से, जबकि लोन लेने वाले देश को इसका कोई लाभ नहीं मिला, जबकि वास्तव में उसका लाभ उसी देश को मिलना चाहिए था। वहाँ के लोगों को काम मिलना चाहिए था जिससे उनको लाभ होता। लोन का पैसा उस देश के लोगों और देश के काम में आता, पर ऐसा होता नहीं है। यही असली रीजन है इस कर्ज जाल में फंसने का। और इसी कर्ज की भरपाई के लिए वो नया कर्ज लेते हैं, फिर इस कर्ज को भरने के लिए नया कर्ज लेते हैं और इसी तरह कर्ज पे कर्ज और कर्ज पे कर्ज बढ़ता जाता है और वो कभी इस जाल से निकल नहीं पाते।
और एक रीज़न, चीन उनको इतना कर्ज दे देता है जो उनके जीडीपी के आधे से ज़्यादा, कुछ के तो 60 से 70% से ज़्यादा हो जाता है, जो वापस करना उनके बस की बात नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आप कर्ज ना दे पाएँ और यदि वह प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो चीन उसे सस्ते दाम पर खरीद लेता है। इसका एग्जाम्पल आप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को देख सकते हैं। पहले उसका विकास किया गया, फिर जब वो सफल नहीं हुआ तो श्रीलंका से उसे 99 साल के लीज पर ले लिया गया। उसी तरह जिबूती को कर्ज दिया गया और फिर जब वो कर्ज वापस नहीं कर पाए तो उनके यहाँ अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। पाकिस्तान के सी पैक रोड में भी सब काम चीनी कंपनी कर रही है, मजदूर भी चीन के ही हैं। यहाँ तक कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए चीन ने अपनी आर्मी वहाँ लगाई है। अब इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, ये तो वही बता सकते हैं। बाकी चीन अक्सर किसी देश को इतना कर्ज दे देता है कि वो उसको वापस नहीं कर पाते हैं, और वो कर्ज दे के पूछता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप जिस प्रोजेक्ट में चाहो चीन उसमें ही आपको पैसा दे दे, ऐसा नहीं है। चीन अपने इम्पोर्टेंस और अपने फ़ायदे के हिसाब से आपको कर्ज देगा और बाद में उसका यूज करेगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD भी लोन देते हैं। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, जब चीन ऐसा करता है तो देश उन 3 संस्थाओं से लोन क्यों नहीं लेते, चीन से क्यों लेते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि IMF जैसी संस्था जब लोन देती है तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, सरकार कैसी है, देश का फॉरेन रिजर्व कितना है, वह किस प्रोजेक्ट पे लोन मांग रही है, सब देखती है। IMF अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखती है, जबकि चीन ऐसा नहीं करता है। वो पूछता नहीं है, वो बस एक ही सवाल पूछता है कि बोलो आपको कितना चाहिए, और वो इसमें अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखते हैं। जिस तरह एक समय में अमेरिका ने सभी बड़े बैंकों पर अपना दबदबा बनाकर सबको अपने पक्ष में कर लिया था, उसी तरह चीन ने भी अब करना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स बैंक, AIIB, अफ्रीकन डेवलपमेंट जैसे बड़े बड़े बैंकों को बनाकर उनके जरिए लोन बांटकर दुनिया के हर कोने में अपना प्रभाव फैला रहा है। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप सभी जगह के देशों को चीन ने कर्ज दे रखा है। अफ्रीका में तो बहुत से देश आज चीन के कर्ज के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि अब वो सिर्फ नाम के बच्चे हैं। चीन जब चाहे उनसे कुछ भी मांग सकता है। उनमें कैमरून, अंगोला, जिबूती, घाना, नाइजीरिया जैसे बहुत से देशों के नाम हैं। एशिया में भी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मंगोलिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, सीरिया जैसे देशों में चीन ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों को स्थापित कर रखा है और उनको कर्ज दे रखा है। इसी तरह ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, इक्वाडोर जैसे साउथ अमेरिकी देशों में भी चीन ने हैवी इन्वेस्ट कर रखा है। यूरोप में भी चीन ने बहुत से देशों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्लान के जरिए सबसे ज़्यादा लोन दे रखा है और इसमें 50 से ऊपर के देशों का इन्वेस्टमेंट है। इसके जरिए चीन ने अपना जाल पूरे दुनिया में फैला रखा है। कुछ संस्थाएं, ब्लूमबर्ग, मूडीज ने इसे चीन के लिए खतरा बताया है, लेकिन रिपोर्ट का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अभी इस वीडियो में बहुत सी बातें, सब बातें बताने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।